Hello everyone, this is Navdeep and welcome all of you in new video। और क्या हाल चाल आप सभी के। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सभी लोग बढ़िया कर रहे होंगे, है ना। काफ़ी टाइम से कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा भी कुछ खास मन नहीं करता इस वीडियो बनाने में। बट काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे आ रहे थे। कुछ लोग पूछते हैं ना कि भाई तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम की, और आपका एम्स में वर्कलोड कितना है, कितना काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी है, सबसे ज़्यादा ये सवाल आता है। सो कोशिश करूँगा आपके जवाब देने की ना इस वीडियो में, क्योंकि मुझे इतना कुछ खास नहीं पता है, इतना ज़्यादा नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं। जितना मुझे पता होगा, जितना मुझे नॉलेज है, उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा एम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, मैं बस वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो कीप वॉचिंग। सो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करेंगे जो पहला क्वेश्चन सभी का आ रहा था, ऑलमोस्ट सभी का है ना, कि एम्स में वर्कलोड कैसा है, या स्पेशली एम्स भुवनेश्वर में जो आ रहे थे या जो अभी आ चुके हैं ना, उनके भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे जो नॉर्सेट 6 में आए हैं कि वर्कलोड कैसा है भैया, वर्कलोड कितना ज़्यादा रहता है बाकी सभी एम्स के कंपैरिजन में बात करें तो। या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो जॉब करके आए हैं वो भी ऐसा पूछते हैं ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल और एम्स में क्या वर्क एक्सपीरियंस रहता है, कितना डिफरेंस है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि रूल्स एंड रेगुलेशन की, वो मुझे लगता है जहाँ तक वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगे। और बहुत सारे, जैसे कि अपने बात करें कि नाइट शिफ्ट कितनी होंगी एक मंथ में, है ना, और कितने घंटे की शिफ्ट होगी। कहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है पूरी, मतलब हमेशा जनरल शिफ्ट में ही काम करना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कि एक मंथ में 10 नाइट्स भी उनको करनी पड़ती हैं, है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैंने कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉलेज से पहले ना ही कॉलेज के बाद कभी काम नहीं किया है। डायरेक्ट कॉलेज पास आउट होने के बाद मैंने एक साल प्रिपरेशन किया, और नेक्स्ट ईयर ही, जैसे 2022 में मैं पास आउट हुआ सितंबर में, और नेक्स्ट ईयर 2023 में आपको पता है नॉर्सेट 5 में सिलेक्ट हुआ। सो कुछ ऐसे प्राइवेट जॉब कभी मैंने की नहीं है, तो इतना ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता नहीं है। बट वर्कलोड की अगर बात करें तो कुछ इतना ज़्यादा भी वर्कलोड नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस वार्ड में या किस आईसीयू में, किस ओटी में काम कर रहे हैं ना। तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप मान के चलिए कि स्किन का डिपार्टमेंट हो गया, डर्मा डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आईसीयू की बात करें या ओटी की बात करें तो, है ना, जैसे वहाँ पे ऐसा इतना कुछ काम नहीं होता। और अगर सर्जरी की या मेडिसिन की बात करें, सर्जरी मेडिसिन वार्ड हो या ओटी हो या आईसीयू हो, वहाँ पे खूब काम रहेगा, हर दिन काम रहेगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन काम बिल्कुल नहीं होता आपके पास, आप बैठ के आ जाते हैं, इतना काम भी नहीं होता। कुछ दिन ऐसा होता है कभी कभी कि आपको बैठने का या पानी पीने का भी समय नहीं मिलता। सो ये सब डिपेंड करता है कि उस दिन या जिस दिन आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो उस दिन कितना काम रहेगा आपके वार्ड में या ओटी आईसीयू में, जहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर वार्ड आईसीयू ओटी में अलग अलग तरीके का वर्कलोड रहता है, और हर दिन अलग अलग वर्कलोड रहता है ना, किसी किसी दिन नहीं, या किसी दिन बहुत ज़्यादा भी रहता है। सो मेनली अगर आपको मैं ऑलमोस्ट पूरा राउंड फिगर बताऊं, तो जो सर्जरी मेडिसिन वार्ड्स हैं वो उनमें काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। ऑलमोस्ट 7 दिन अगर आप काम कर रहे हो तो ऑलमोस्ट मान के चलो 5 से 6 दिन वहाँ पे खूब काम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई मतलब वहाँ पे डेथ्स भी बहुत ज़्यादा वार्ड में होती हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम सर्जरी वार्ड में काम किया है, तो इसलिए मुझे इतना वहाँ का पता है क्या रहता है क्या नहीं। सो क्योंकि अभी मेरी एज ए रिलीवर ड्यूटी चल रही है। रिलीवर मीन्स मुझे डेली जाके ये एनएस ऑफिस में पूछना पड़ता है कि आज मुझे कहाँ ड्यूटी करनी है। सो वो डेली डेली मुझे चेंज करना पड़ता है, डेली रोटेशन होता है मेरा मेरे ड्यूटी का। बट मेरा अलग से एक रोस्टर रहता है। रिलीवर, जितने भी रिलीवर के अंदर ड्यूटी आती है, जिन भी स्टाफ की, उनका एक अलग से रोस्टर रहता है। डेली उनकी ड्यूटी उसी हिसाब से चेंज होती है। और अलग अलग वार्ड में जाने का ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चलता रहता है किस वार्ड में कितना काम है, और है ना, उसी हिसाब से मैं इस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि सर्जरी वार्ड में काफ़ी ज़्यादा काम रहता है बाकी सभी हॉस्पिटल के वार्ड्स के कंपैरिजन में अगर बात करें तो।
और दूसरा और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये रहता है मुझसे कि भैया आपकी सैलरी कितनी होती है एम्स में, या एम्स में जब हम जॉब करेंगे तो हमारी सैलरी क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, हर एक एम्स की मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब आप अगर मैं बात करूँ राउंड फिगर में ऑलमोस्ट सभी एम्स की है ना जो सैलरी रहती है, एक फिक्स नंबर जो रहता है वो हमेशा ही ये 70,000 से प्लस आपकी सैलरी रहेगी। 70 से मान के चलिए आप 80,000 तक। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसके साथ आपको कुछ सिटी के हिसाब से, कहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे एम्स भुवनेश्वर में या एम्स दिल्ली में कहीं भी, उस सिटी के हिसाब से आपको अलग अलग नंबर्स में हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। वो आपके 70,000 या 72,000 के साथ वो ऐड हो जाएगा। मतलब कहीं कहीं 8,000, कहीं 12,000, जैसे दिल्ली जैसे शहर में वो थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं ना। और भुवनेश्वर के अंदर ये हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो वो 8,900 समथिंग अभी स्टार्टिंग में मुझे मिलना शुरू हुआ। तो ये रहता है ऑलमोस्ट सैलरी का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी हो सकती है सैलरी स्टार्टिंग में, है ना। वो धीरे धीरे हर साल आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जैसे अभी अभी ये जुलाई का मंथ है तो हर साल जुलाई के अंदर ऑलमोस्ट ये 1,500 से 2,000 के बीच इतना सैलरी आपका बढ़ता है। ठीक है, तो आपको सैलरी का जवाब मिल गया होगा कितनी रहती है सैलरी, है ना। बट सैलरी भी कितनी भी हो यार, जितनी सैलरी होती है उतने ज़्यादा खर्चे रहते हैं। अब मुझे सैलरी के साथ अगर एडजस्ट करना है तो मान के चलो मेरे सिर्फ 10 से 15 दिन तक वो पूरे पैसे काम आते हैं, उसके बाद ज़ीरो हो जाता है काम। तो जितना ज़्यादा आप कमा रहे हो उतने ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आपके, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके 2 सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फॉर मी, क्या है वो कि भैया तैयारी कैसे करें, नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। सो इसका जवाब देने के लिए सही बताऊं तो मैं सही इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ने वाला वो स्टूडेंट नहीं हूँ। मतलब लोग बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, 2-2 साल निकाल देते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करते। बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं पढ़ने के अलावा जो भी चीज़ें आसपास की होती है मैं वो सब की है, मैंने वो सब करता हूँ। बट फिर भी जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने की अगर बात करते हैं तो मैं हमेशा पढ़ाई से भागा ही हूँ पूरा ज़िंदगी, जितना भी अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ भाग भाग के पहुँचा हूँ। चलो, पर आप सब जो भी मुझसे सवाल पूछते हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं वो सभी मेरे से तो अच्छे होंगे। तो अगर मेरे से अच्छे हो तो आप ज़रूर ये कंपटीशन क्रैक करके आप एम्स में अपनी ड्रीम जॉब ज़रूर ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कि पढ़ाई शुरू कैसे करें, ज़ीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपना कॉलेज आराम से पास आउट कीजिए, 4 साल आराम से पढ़िए एकदम, मतलब जितना भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में पढ़िए, है ना। कॉलेज अटेंड कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए। स्टार्टिंग से ही आपको प्रेशर लेने की मैं सलाह देता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, स्टार्टिंग से ही आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप शुरू कीजिए। आपको मिनिमम नहीं कहूँगा, मैक्सिमम कहूँगा, मैक्सिमम आपको सिर्फ 1 साल चाहिए, मैक्सिमम 1 साल चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना 100% दे सकते हैं या दे पा रहे हैं या नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपना 100% देना ही देना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप अगर आपको ये जॉब चाहिए तो, क्योंकि हर दिन, हर महीने, हर साल कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा और इसमें भीड़ भी बढ़ेगी। हर नए नॉर्सेट में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म सबमिट होते हैं, आप सभी को पता है ना। तो जितना जल्दी हो सके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उतना जल्दी ही जॉब ये लेने की कोशिश करें। स्टार्ट आप करें कॉलेज से, कॉलेज ख़त्म करिए आराम से, उसके बाद नॉर्सेट की प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करिए, ठीक है। अगर आपके जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट होंगे, वो क्लियर होंगे, तो ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नहीं पता है, आपको कितने वाइटल साइंस हैं, कौन कौन से हैं, 4 है क्या 5 है, वो आपको अगर नहीं पता है तो आप पहली बात ये सब बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी ना, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा वो हार्ड चीज़ें या बहुत ज़्यादा ब्रॉड चीज़ें नहीं पूछते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछे किस हिसाब से जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो।
सिनेरियो पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, उसको आप एनालाइज कीजिए क्वेश्चन बैठ के। पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको ज़्यादा आप देखने की कोशिश कीजिए या हल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको हेल्प होगी उससे। और प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1 साल के लिए गायब हो जाइए, घर छोड़िए, कंफर्टेबल जो आपका जोन है उससे निकलिए, ठीक है। प्रिपरेशन कीजिए। मैं अपनी बात करूं तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, कोई कोचिंग वगैरह से मैंने कभी पढ़ाई की नहीं, क्योंकि मुझे कोचिंग से पढ़ना कभी भी पसंद नहीं आया। सो मैंने सिर्फ बुक से प्रिपरेशन की। मेरे पास एक बुक थी PR यादव और एक बुक थी टारगेट हाई, एक एनक्लेक्स मैंने, सही बात अगर आपको सच बताऊं तो एनक्लेक्स मैंने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा अपर क्लास की बुक हो जाती है ना, तो वो मैंने, सही बताऊं तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट मेरी ख़त्म होने के बाद, जब एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 3 मंथ रह गए थे नॉर्सट 5 में, तब मैंने वो स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट ऊपर से देखने के लिए, सिर्फ कि लोग कह रहे थे भी एनक्लेक्स पढ़ो उससे सिलेक्शन होगा, है ना, तो इसलिए मैंने वो स्टार्ट की थी, वरना वो भी मैं स्टार्ट नहीं करने वाला था। सो सबसे ज़्यादा जो मेरी एक बुक ने हेल्प की है सिलेक्शन लेने में वो थी PR यादव। क्यों? क्योंकि PR यादव में आपके कंसेप्ट बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको MCQs भी ढेर सारे मिल जाते हैं, जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो आराम से वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। सो अगर कोई भी मुझसे ये पूछेगा कि सबसे पहले अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है तो मैं कौन सी बुक चूज़ करूँ, तो आप चूज़ कीजिए PR यादव। PR यादव से अच्छी और सिंपल बुक मुझे कोई नहीं मिली। मैंने एनक्लेक्स पढ़ी, मैंने PR यादव पढ़ी और टारगेट हाई पढ़ी, ठीक है। टारगेट हाई भी अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल है उसके अंदर, बहुत ब्रॉड बुक है, बट फिर भी मैं PR यादव को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा उसके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अगर आप एक कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप PR यादव से स्टार्ट करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत होगा और आपको आगे तैयारी करने में बहुत ईजी लगेगा। हाँ, और स्टार्ट करने के बाद कम से कम आपको रिवीजन 4 से 5 बार रिवाइज करना ही करना है एक बुक को, ठीक है। कोई भी एक सोर्स लीजिए, कोई भी एक सोर्स। ऐसा जो भी तैयारी स्टार्ट करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता था, मेरे साथ के दोस्त भी ऐसा करते थे कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि ये बुक अच्छी है, ये नोट्स अच्छे हैं, ये कोचिंग अच्छी है। तो कोई भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बट एक चीज़, हाँ, ये आप बात गौर से सुनिए, ये कोई भी एक बुक या एक कोचिंग या कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आप पढ़ना चाहें वहाँ से पढ़िए, बट एक जगह एकाग्र होके पढ़िए, इधर उधर भागिए मत, उससे आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, ठीक है। तो लिमिटेड पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक भी पढ़ लूँ, ये बुक भी पढ़ लूँ, नहीं। आप अगर एक बुक पढ़ेंगे ना अच्छे से, 5 बार 10 बार रिवाइज होगी आपकी PR यादव, तो आपको एग्ज़ाम आराम से क्लियर होगा। इतना मुश्किल एग्ज़ाम आपको वो नहीं बना के देंगे कि आप पासिंग मार्क्स भी नहीं लेके आ पा रहे। अगर आप पासिंग मार्क्स भी लेके नहीं आ पा रहे हैं तो आप समझिए कि आप बहुत अभी नीचे लेवल पे हैं, आपको तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो कड़ी मेहनत तो मांगेगा ये एग्ज़ाम, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन का लेवल भी बढ़ रहा है। सो आप मेहनत कीजिए अच्छे से, एक लेवल से, बेस से स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में ही आप अगर एनक्लेक्स पकड़ेंगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है, आप अपना टाइम ख़राब करेंगे, अपना पैसा ख़राब करेंगे। उससे अच्छा है आप PR यादव से स्टार्ट करें, बेस से स्टार्ट करें, अच्छे से मेहनत करें, और उसके बाद PR यादव ख़त्म होने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम का फॉर्म कुछ आ रहा है, कोई भी नॉर्सट के अलावा, तो आप भरिए, एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम असल में दिए कैसे जाते हैं। अगर किसी ने एग्ज़ाम पहले कोई नहीं दिया है तो जैसे मतलब हर कोई ऐसा होता है जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया होता ना, पहली बार ही अपने देने जाते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि एग्ज़ाम, कोई ना कोई एग्ज़ाम आप भरिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्सट देना है तो नॉर्सट ही देना, नहीं, कोई एग्ज़ाम अगर आ रहा है तो आप भरिए उसको, आप फिल कीजिए फॉर्म और दे के आइए एग्ज़ाम। तो आपका एक्सपीरियंस आपके साथ साथ काउंट होगा, एक्सपीरियंस जुड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम देना कैसे है, एग्ज़ाम में कंपटीशन ट्रैक कैसे करना है, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में और क्या पैटर्न रह रहा है उनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, घर से थोड़ा बाहर निकलिए, 1 साल अपने आप को दीजिए आराम से, फ़ोन छोड़िए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़िए, रिश्तेदार छोड़िए, एक कमरा ढूंढिए, वहाँ पे रहिए, वहीं खाना बनाइए, खाइए पिए, सारा दिन बस पढ़ो, ठीक है, बाकी काम छोड़ो।
किस लिए? आगे के टाइम के लिए। ठीक है, अभी आप अगर कॉलेज पास आउट हुए 21-22 साल की उम्र में और 23 साल की उम्र में आप जॉब लग जाते तो सारी ज़िंदगी आपके लिए मौज मस्ती के लिए बाकी पड़ी है ना। मैं अभी 23 ईयर्स का हूँ, 24 का होने वाला हूँ, तो मेरे पास जॉब है, सब कुछ है अभी, आप देख सकते हैं ना। सो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए और अपने ड्रीम जॉब को पाइए। सो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा पूछते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने लाइफ में गोल्स अचीव कीजिए अच्छे, और भुवनेश्वर एम्स में जो भी आ रहे हैं उनको हेलो फ्रॉम मी, एंड मिलते हैं जल्दी, और न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी।